हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और इसी में आज हम लोग आपका देख रहे हैं चैप्टर नंबर 11 को हम लोग देख रहे हैं। और इसी में हम चैप्टर नंबर 11 में इमारतें, चित्र और किताबों की हम लोग आज बेसिकली बात करने वाले हैं कि इमारतें क्या हैं, चित्र क्या हैं, किताबें क्या हैं। इस पर हम लोग आपका बहुत अच्छे से जुड़कर एक एक करके हम लोग इसमें बात करेंगे और इसको देखेंगे कि क्या स्थिति है। ठीक। और देखिए, मरुत्सामी और लोहा स्तंभ। जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो किसी न किसी, जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं कोई ना कोई आपका स्टोरी है, उसे शुरू करते हैं। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोहे के स्तंभ के सामने ले गया। कहां ले गया? कुतुब मीनार के सामने एक क्या है आपका प्रसिद्ध, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, प्रसिद्ध लोहे का स्तंभ है। कहां पर? कुतुब मीनार के सामने। जब आप क्लास 6 में आओगे तो मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा। आपको 7 में आपको कुतुब मीनार के विषय में आपको पढ़ने मिलेगा, उसकी इमेज आपको देखने के लिए मिलेगी। अब नेक्स्ट सेशन में पूरी इसके आगे स्थिति कैसा बना है, क्या उसका आपका ज्यामितीय स्टाइल है, सब समझ आएगा। धूल से भरे पथरीले रास्ते में रैंप के सहारे यहां तक आना काफी मुश्किल था। यानी कि इस तरह से पहुंचना, रैंप के सहारे पहुंचना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव के मरुत्स्वामी कभी नहीं भुला पाया। और कह रहे जो एक्सपीरियंस है, ये मरुत्स्वामी जो है इसे कभी नहीं आपका भुला पाया। ये हमको देखना है। ठीक। तो अब बेसिकली बात है मरुत्स्वामी की और उसकी सारी चीजों को लेकर। ठीक। देखिए, प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। क्या कह रहे हैं? क्या करा है? विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातुकर्म शोधन की जानकारी थी। उन्हें तांबे और टीन में मिलाकर कांसा बनाया। जहां हड़प्पावासी कांसी युग से जुड़े थे, वहीं उसके उत्तराधिकारी लोहे के संबंध थे। भारत में अत्यधिक विकसित किस्म के लोहे का निर्माण होता था। आप इसमें कहते हैं खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ये 3 प्रकार जो है भारत में बेसिकली लोहे की किस्म के हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो 3 आपका जो किस्म का लोहा है भारत में है। देखिए, आप आज भी जो स्तंभ आपका लगा है, ठीक, चाहे मेहरौली का देख लीजिए, चाहे ये वाला जो आपका प्रसिद्ध लोहे का स्तंभ है कुतुब मीनार के सामने, आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो आप सोच सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये अशोक के समय का स्तंभ है और आप देख रहे हैं कि अशोक ने कब शासन किया है, मौर्य एम्पायर ने, और आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये किस प्रकार का लोहा है? खुले आसमान के नीचे है, इतनी वर्षा हो रही है और फिर भी लोहा में जंग नहीं लग रहा है। तो ये कैसा लोहा है? ये बड़ा अपने आप में सोच का विषय है। ठीक। नहीं तो आप कितनी भी फाइन क्वालिटी का लोहा ले लीजिए, उसमें जंग लगना कुछ समय के बाद, 10-5 साल के बाद निश्चित है। लेकिन इसे कई वर्ष हो गए, 100-300 वर्ष से भी ऊपर हो चला है, 350-400 वर्ष से, लेकिन फिर भी कैसा है? ये इस प्रकार का लोहा है। ठीक। ये आप इसको देखिए। अब लोहे का स्तंभ बात करते हैं, यही है आपका मेहरौली का लोहा स्तंभ, इसी को बोलते हैं। इमेज इसके पास में आपको दिखाई गई है, आप इसको देख लीजिए। दिख रहा है ना लोहा स्तंभ? दिल्ली में जगह पड़ती है मेहरौली। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है लोहा स्तंभ। क्या कह रहे हैं? भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है कि जो भारत के शिल्पकार हैं उनके उदाहरण का एक बहुत अच्छा क्या है? एग्जाम्पल है। किसका? भारतीय शिल्पकारों के उदाहरण का। देख सकते हैं आप, इसे अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय स्थापत्य कला का। देखा? अब देखिए, कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, वजन 3 टन से भी ज्यादा है।
इसका निर्माण लगभग 150 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय में जानकारी हमें इसे खुद अभिलेख से मिलती है। इसे चंद्र नाम के शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। क्या कहा था मैंने कि गुप्त साम्राज्य का माना जाता है, कोई इसे चंद्रगुप्त मौर्य से भी जोड़ के देखते हैं, लेकिन बेसिकली बात यह है कि इतने लंबे समय होने के बाद आज तक इसमें जंग नहीं लगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या नहीं लगा इसमें आज तक? जंग नहीं लगा। ये कैसा है आपका सबसे बड़ा प्रश्न है। ठीक, इतने साल हो गए और इसमें आज तक जंग नहीं लगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देख लिया? देखिए, देख लिया पूरा महरौली। आगे बढ़ते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतें, कह रहे कुछ इमारतें ऐसी हैं जो ईंटों की बनी हैं, पत्थरों की बनी हैं। उन पे अगर हम बात करें, उनको गौर करें, उनको देखो तो हमें दिखाई देगा हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूप जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। क्या मतलब है स्तूप का? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोले या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक सामान्यता है, प्राय सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे कि दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयोग की गई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते हैं। ठीक, अब देखिए ये सांची का स्तूप है। एक बार इसे गौर करके देखिए, बड़ा प्रसिद्ध स्तूप है सांची का। और उससे पहले हमने देखा था आपका सारनाथ का स्तूप। देख लिया? तो आप इसको विशेष जो आकृति इसमें बनी है, आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले इतने अच्छे से नहीं मिलेगा देखने के लिए कभी भी, ध्यान दीजिए। या तो आप इसको लाइव देखेंगे तो इतना खूबसूरत दिखाई देगा ये, या आज देखिए इसमें हाथी अलग अलग तरह की आपका डिजाइनिंग आपको दिखाई देगी इस स्तूप में। देखिए इसको, इसकी जो आकृति है विशेष रूप से ध्यान दें। देख लिया आपने? क्लियर है? अब देखिए पूरा जो आकृति है यह आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी। देख रहे हैं? ये सांची का स्तूप है। कह रहे हैं सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूप का निर्माण कई सौ साल तक चला रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने में, जबकि रंग रेलिंग और आपका प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़ा गया। बाईं ओर अमरावती की शिल्पकीर्ति है। इस चित्र को देखिए। अब देखिए उधर बौद्ध का स्तूप था और ये क्या है? अमरावती की चित्रावृत्ति। अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में अमरावती किसकी कैपिटल है, बताइए बच्चों। अमरावती वर्तमान में किसकी कैपिटल है, किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की या तेलंगाना की? बताइए। अच्छा मैं कुछ इसमें पूछूं, आपने बहुत सारे पुराने सिक्के देखे हैं और इस सिक्के में और उन सिक्कों में क्या आपको बेसिक अंतर या डिफरेंस आपको दिखाई देता है? बताइए। देख लिया अंतर? देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसे धातु मुंजासा कहते हैं। प्रारंभ स्तूप धातु मुंजासा के ऊपर मिट्टी का टीला होता था, बाद में टीले के ऊपर ईंट से ढक दिया गया और इस काल के बाद उसे गुम्बदनुमा ढांचे में तराशते हुए पत्थर से ढक दिया गया। प्राय स्तूपे के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे
प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण का प्राय मूर्ति कला को सुंदर आकृति से सजे होते हैं। मानचित्र 105 पर में अमरावती को ढूंढो, और पिछले चैप्टर में दिखाई थी ना अमरावती, और कह रहे हैं कि यहाँ कभी कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, जहां 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाते हुए शिलाओं को चित्र का उकीरा गया था। कि जो पत्थर की शिलाएं हैं, शिला बोलते हैं पत्थर को, उन पर क्या करा गया था, भव्य आकृति को उत्केरा गया था। ठीक, चलिए पढ़िए, कुछ डाउट हो वापस देखिए एक बार अमरावती के उसे देख लिया। चलिए अमरावती को ढूंढ लिया हमने। अब देखिए, कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं में मूर्तियां तथा चित्र सजाए जाते थे। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया था। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिर का सबसे बड़ा भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भ गृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिर की ऊपरी दीवार काफी निर्माण की जाती थी, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप के नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार था जहां लोग इकट्ठा हुआ करते थे। अब यहाँ एक आपको मंदिर मिलेगा, भीतर गांव का मंदिर। बाईं ओर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का मंदिर है कानपुर में, और कहते हैं कि ये पूरे भारत का सबसे पहला पक्की ईंटों का बना मंदिर था। ये है, देख लीजिए, ये जो मंदिर आपको देखने को मिल रहा है, ये भारत का सबसे पहला पक्की ईंटों का मंदिर है, भीतर गांव का मंदिर, ये वाला। इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको दूसरे मंदिर दिखाऊंगा। सबसे पहला मंदिर है ये भारत का, और बहुत बार आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अब ये वाला मंदिर देखिए, आप दोनों का डिफरेंस कीजिए। चलिए देख लिया। मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 105 में महाबलीपुरम और ऐहोलों को ढूंढो। इन शहरों में पत्थर के बने उत्कृष्ट मंदिर हैं, जिसमें से यहाँ को कुछ को आपका दर्शाया गया है। अब देखिए एक मंदिर, ये देखिए। आज आपको भारतीय स्थापत्य कला, भारतीय मूर्ति कला और भारत की अमूल विरासत को आपको देखने का मौका मिल रहा है कि भारत की अमूल विरासत किस प्रकार की थी। देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, कह रहे बाईं ओर महाबलीपुरम के एकादश मंदिर है। इसमें प्रत्येक मंदिर में एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया था, इसलिए इन्हें एकाश्रम कहा गया है। ईंट से बनाए जाने वाले मंदिर से यह बिल्कुल भिन्न होता है। ईंट से बनी इमारतों को नीचे से ईंटों की एक बड़े पत्थर के तहत जोड़कर ऊपर की ओर ले जाया जाता है, जबकि चट्टान आपके तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर के ऊपर काटने वाले क्रम में बनाते हैं। इन मंदिर को बनाते समय पत्थर को काटने वाले किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसकी सूची बनाओ। बाईं ओर ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पुराना है। अब ये देखिए, ये वाला ऐहोल का मंदिर है, ये 1400 साल पुराना। ठीक, देख लिया। अब इसको देखिए, कह रहे हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्था होती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर
शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार तय करने के स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यह पत्थरों को काटकर छांटकर तराशने के बाद स्तंभों, दीवालों, चौखटों, फर्श, छत के आकार दिया जाता था। इसके लिए सबके तैयार हो जाने पर सही जगह का उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम था। कैसा था उनको लगाना? काफी मुश्किल काम था। अब देखिए, बाईं ओर उड़ीसा का जैन मठ है, जहां एक पहाड़ी को खोदकर इसे 2 मंजिल इमारत बनाया गया है। कमरे के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखें, इसमें जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान देते हैं। पृष्ठ 14 की चित्र को देखिए, जहां दिखाया गया है कि गुफाओं में क्या अंतर होता है। और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की एक मूर्ति चित्रकला है। क्या तुम देख पा रहे हो कि ये किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की रही है? ये देखिए, ये भी पहाड़ी को काटकर बनाया गया। अब देखिए किस तरह की स्थापत्य कला है भारत में, कैसी उसकी मूर्ति है। आगे ध्यान दें, चलिए कुछ डिफरेंसेस लगा आपको, कुछ बेसिक अंतर दिखा। और मंदिरों में इस मंदिर में ये देखिए, ये गुफाएं हैं, ऐहोल की गुफाएं हैं, जो आपका पहाड़ी को काटकर बनाई गई थी। ठीक, आप सोच के देखिए इनको करना कितना कठिन काम है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति चित्रकला है। ये देखिए, ये आपका दिल्ली में रखी हुई है राष्ट्रीय संग्रहालय में। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको ढूंढ सकते हैं, आप इन पर बात कर सकते हैं। मिल गया आपको? चलिए देखिए, कह रहे हैं कि इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने के लिए शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी को ही देना होता था। इसके लिए अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्तजनों को उपहार अपने साथ लाने होते थे। इसी इमारतों की सजावट की जाती थी, जैसे हाथी के दांत के काम करने वाले श्रमिकों को संघ में सांची के अलंकृत प्रवेश द्वार, तोरण भी बनाने का खर्चा होता था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों को व्यापारी, कृषक, माला बनाने, इत्र बनाने, लोहार, सुनार, कई तरह के स्त्री पुरुष शामिल थे, जिन्हें आप स्तंभों पर, रोलिंग पर, दीवारों पर खुदवाते हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो तुम्हें कितने सारे लोग इन्हें बनाने, आपका सजा करने का योगदान दिया है। ठीक, देखिए एक चित्रकला है, इस बड़ी अद्भुत चित्रकला को देखिए, आपको एक अलग सी इसमें लौकिकता आपको दिखाई देगी। देखिए, दिख रही है? आप इसे गौर करके देखिए, इसके फेस से लेकर और पूरी इस जो आकृति है, इसको गौर करके देखिए आप। देख लिया आपने? कैसी अद्भुत है ये आकृति। ठीक, इस चित्रकला को देखिए, बड़ी यूनिक दिखाई देगी आपको। देख लिया? चलिए अब देखिए, मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहां पहाड़ों को में सैकड़ों साल के दौरान गुफा खोदी गई। इनमें ज्यादातर आपके बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और इन्हें बिहार कहा गया। इनमें से चित्रों को द्वारा सजाया गया, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से चित्र मसाल की रोशनी में बनाए गए हैं। इन चित्रों में 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों एवं खनिज से बनाए गए थे। इन्हें महान कीर्तियों को बनाने के जो कलाकार हैं वो अज्ञात हैं। अब देखिए, अजंता की चित्रकारी देख लीजिए आप। इस तरह की चित्रकारी है गुफाओं में अजंता की। सोचिए 2000 साल पहले, 1500 साल पहले ऐसी चित्रकारी थी, ऐसी अनोखी मूर्ति कला थी जो आज को टक्कर देती है। चलिए, तो इतनी बढ़िया स्थल आप ये ऐसी जो आपकी चीजें हैं, आप इनको बड़ा उत्कृष्ट तरीके से इनको देख सकते हैं। मंदिर, स्थापत्य कला, मूर्ति बनाने के, पहाड़ काट कर बनाई गई चीजों को आप बहुत अच्छे से इनको गौर करके एक एक करके आप इनको देख सकते हैं। और भारत का पहला जो मंदिर है, जो पक्की ईंटों का बना है,
ये देखिए भीतरगांव का मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो भारत में उत्कृष्ट नमूने हमारे पास आज भी मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हमारा पूरा चैप्टर और पूरी बुक ये समाप्त हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।